नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात, आरबीआई की इमारत को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, रूसी भाषा में ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। केस दर्ज कर जांच में मुंबई पुलिस जुट गई है। बड़ी जानकारी है, आरबीआई की इमारत को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रूसी भाषा में ईमेल के जरिए दी गई है धमकी। केस दर्ज कर जांच में पुलिस जुट गई है। मुंबई पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, जहां आरबीआई की इमारत को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। जानकारी के मुताबिक मेल के जरिए आरबीआई की इमारत को उड़ाने की धमकी दी गई है, जो कि रूसी भाषा में लिखा गया है। मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच में जुट गई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि लगातार ईमेल के जरिए जो धमकियां मिल रही हैं, आखिरकार ये कर कौन रहा है। आप देखिए कि हाल ही में एक बड़ा मामला सामने आया, जहां एक हफ्ते के अंदर दूसरी बड़ी घटना थी, जब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। आज 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल आया। और दूसरी तरफ ये बहुत बड़ी जानकारी है, जब आरबीआई की इमारत को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और जो धमकी दी गई है वो ईमेल के माध्यम से दी गई है। ईमेल में रूसी भाषा में लिखा हुआ है। और जो धमकी दी गई है, इसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और अब आईपी एड्रेस क्या है, कहां से मेल जनरेट हुआ है, और रूसी भाषा में जो धमकी दी गई है ये किसने दी है, तमाम सवालों के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मुंबई पुलिस नजर बनाए हुए है और अब जांच की जा रही है कि आखिरकार कौन इस तरीके के धमकी भरे मेल आरबीआई के लिए या स्कूलों के लिए, अन्य किसी संस्थान के लिए कर रहा है। क्योंकि लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, जब ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की किसी भी संस्थान को धमकी दी जाती है। और पुलिस के लिए अब ये बड़ी चुनौती बन चुका है। संवाददाता विवेक जुड़ गए। विवेक, रूसी भाषा में ईमेल के जरिए धमकी दी गई है आरबीआई बिल्डिंग को उड़ाने की। बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए जिस तरीके से आरबीआई हेडक्वार्टर को जो मुंबई में स्थित है, उसे धमकी भरा ईमेल आया है कल शाम को। और सूत्रों के मुताबिक जो ईमेल है वो रशियन लैंग्वेज में लिखा गया है। जब इसको ट्रांसलेट किया गया तो पता चला कि उस मेल में लिखा गया कि आरबीआई की इमारत को बम से उड़ा दिया जाएगा। इस धमकी भरे ईमेल के बाद जो मुंबई पुलिस है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। उन्होंने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में अब उस आईपी एड्रेस की तलाश में लग गई है कि जिस आईपी एड्रेस से मेल भेजा गया था। साथ ही साथ मुंबई पुलिस के साथ साथ अब इसमें साइबर सेल भी जांच कर रही है कि किस जगह से ईमेल भेजा गया था और इसके पीछे कौन लोग हैं, उसकी तलाश की जा रही है। रेनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। जानकारी जुटाई जा रही है कि कहां से ये ईमेल जनरेट हुआ है और लगातार जो धमकियां मिल रही हैं, आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। क्योंकि ये कोई पहली दफा नहीं, इसके पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जब किसी भी संस्थान को, स्कूल को या आरबीआई जैसी बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। बीजापुर में फिर नक्सली मुठभेड़ हुई है। जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। बीजापुर के बासागुड़ा थाना इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। जवानों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। डीएसपी चंद्रकांत गवर्ना ने इसकी जानकारी दी है और इस पूरी घटना की पुष्टि की है। बड़ी जानकारी बीजापुर से, जहां नक्सली मुठभेड़ हुई और जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। बीजापुर के बासागुड़ा थाना इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। जवानों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। डीएसपी चंद्रकांत गवर्ना ने इसकी जानकारी दी है। तो बासागुड़ा थाना इलाके में मुठभेड़ हुई है। एक बार फिर से जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ और जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। एक बड़ी सफलता जवानों को मिली है। बीजापुर के बासागुड़ा थाना इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। जवानों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। डीएसपी चंद्रकांत गवर्ना ने इसकी जानकारी दी है। बड़ी खबर है बीजापुर से, नक्सली मुठभेड़, 2 नक्सलियों को ढेर किया गया। बीजापुर के बासागुड़ा थाना इलाके में मुठभेड़ हुई है। जवानों का सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। डीएसपी चंद्रकांत गवर्ना ने इसकी जानकारी दी है। तो लगातार नक्सली मुठभेड़ सामने आ रही हैं और जो बड़ी संख्या में नक्सलियों के सफाया हुआ है,
या फिर नक्सली मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला ले रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो वही अन्य जो नक्सली दल हैं वो बौखलाए हुए हैं और लगातार जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश या हमला करते हैं। बीजापुर में मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। 2 दिन पहले मुनगा में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी। मृत नक्सली की पहचान गंगालूर एरिया कमेटी के प्लाटून डिप्टी कमांडर पांडु माड़वी के रूप में हुई है। मौके से 9 mm पिस्टल, 1 टिफिन बम सहित कुकर बम बरामद हुए हैं। तो खबर बीजापुर से, जहां मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। 2 दिन पहले मुनगा में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी। मृत नक्सली की पहचान गंगालूर एरिया कमेटी के प्लाटून डिप्टी कमांडर पांडु माड़वी के रूप में हुई है। अज्ञात माओवादी की पहचान गंगालूर एरिया कमेटी के डिप्टी प्लाटून कमांडर पांडु माड़वी, पिता आंडू माड़वी, ग्राम मुनगा, थाना गंगालूर के रूप में हुई है। इसमें थाना गंगालूर में प्रकरण दर्ज कर अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। 2 चाकूबाजों का पुलिस ने जुलूस निकाला है। ट्यूशन से घर आते समय छात्र पर हमला किया गया। वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार थे। पुलिस ने गिरफ्तार कर दोनों का जुलूस निकाला। और ये देखिए तस्वीरें, दरअसल ट्यूशन से घर लौट रही छात्रा के साथ इन्होंने छेड़खानी की और चाकूबाजी जैसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। और अब इन दोनों ही अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को मुंडन कराकर, कान पकड़ाकर पूरे शहर में जुलूस निकलवाया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि अपराध करना पाप है, कानून हमारा बाप है। खबर दुर्ग से है, जहां पर न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। बीमारी से पीड़ित पंडवानी गायिका तीजन बाई की मदद के लिए जनता और प्रशासन ने हाथ आगे बढ़ाए हैं। विधायक रिकेश सेन और नृत्यांगना यास्मीन ने 1-1 लाख की आर्थिक मदद दी है। रेड क्रॉस सोसाइटी से 50,000 की आर्थिक मदद मिली है। तीजन बाई की पेंशन में आ रही दिक्कतों को दूर किया जा रहा है। पद्म भूषण तीजन बाई 2 साल से बीमार हैं। पेंशन और इलाज के लिए पैसे नहीं होने पर उन्होंने अपनी परेशानी बताई थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब तीजन बाई के पास मदद पहुंची है। खबर है दुर्ग से। लगभग 3-4 महीने पहले उनके स्वास्थ्य खराब होने की सूचना मिली थी, तो तब से हमने हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से एक डॉक्टर की ड्यूटी वहाँ पे लगा के रखी हुई है, जो लगभग हर दिन उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं। तो उनको जो पैरालिसिस था उसके बाद में फिजियोथेरेपी की आवश्यकता थी, वो भी उनकी लगातार चल रही है। दूसरा जो पेंशन का इशू है, 2 तरीके की पेंशन उनको रहती है। जो GED की पेंशन है वो सितंबर तक की जारी हो चुकी है। जो कल्चर डिपार्टमेंट की पेंशन के बारे में उन्होंने आज अपना पूरा आवेदन दिया है, तो हमने एक अपने जिला स्तर के अधिकारी को डिप्यूट कर दिया है, जो संस्कृति विभाग से समन्वय करते हुए जितना तीव्र गति से उसको हो सकता है करवा सकते हैं, करवा लेंगे। और जो आर्थिक सहायता की बात है, उनकी बहू अभी आई थी, उन्होंने एप्लीकेशन हमें दे दिया है। अभी हमारी जिला प्रशासन की टीम भी उनका विजिट कर रही है, जो भी उनके परिवार को। और संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गए। आकाश, किस तरीके से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ और तीजन बाई के पास मदद पहुंची? समय से बीमार चल रही थी और जो पेंशन भी है लंबे समय से उनका रुका हुआ था, इसको लेकर न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर चलाई। इसके बाद मदद के लिए हाथ उठे विधायक रिकेश सेन पहुंचे, इसके साथ ही यास्मीन जो है नृत्यांगना है वो पहुंची और 1-1 लाख रुपए की मदद की गई है। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा जो है रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से 50,000 रुपये की मदद मुहैया कराई गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके पास जाएँ और जो पेंशन बकाया है, रुका हुआ पेंशन है, क्या दिक्कत आ रही है उसको दूर करने के लिए कहा गया। अधिकारियों ने बात भी की और जल्द ही पेंशन मिल जाएगा। सरकार की एक पहल है। जिस तरीके से एक तस्वीर सामने आई थी, मार्मिक तस्वीर, लंबे समय से बीमार चल रही थी, छत्तीसगढ़ की मुख्य जो है पंडवानी गायिका थी और विश्वविख्यात उनका नाम था और जिस तरीके से स्थिति थी वो सच में दुखद थी। लेकिन जो प्रयास किए गए, जो चीज़ें सामने आई, वो भी एक तस्वीर, अच्छी तस्वीर सामने आ रही है। प्रशासन की पहल है और जल्द ही उन्हें जो है उनका पेंशन मिल जाएगा और इलाज के लिए भी यथासंभव मदद के लिए सरकार ने भी कह दिया है। जी
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाने की बात कही है और अब पेंशन जो रुकी हुई है तीजन बाई की वो भी मिल जाएगी, क्योंकि 3 महीने से पेंशन नहीं मिली और इसके चलते दिक्कत आई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुंगेली में हाथियों की दहशत है। हाथियों ने किसान के घर में रखे धान को चट कर दिया। 4 हाथियों के दल ने मचाया उत्पात। हाथियों ने घरों को भी तहस नहस कर दिया। वन विभाग ने लोगों को हाथियों से सावधान रहने के लिए कहा है। बड़ी जानकारी मुंगेली से है, जहां पर हाथियों की दहशत बनी हुई है। हाथियों ने किसान के घर में रखे धान को चट कर दिया। 4 हाथियों के दल ने मचाया जमकर उत्पात और हाथियों ने घरों को भी तहस नहस कर दिया है। वन विभाग ने लोगों को हाथियों से सावधान रहने के लिए कहा है। बड़ी खबर है मुंगेली से। सूरजपुर से खबर है, जहां 60 साल के बुजुर्ग पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद बुजुर्ग को अंबिकापुर रेफर किया गया है। रामानुजनगर वन क्षेत्र के भगवानपुर की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर है सूरजपुर से, जहां 60 साल के बुजुर्ग पर भालू ने हमला कर दिया और भालू के हमले से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। चिरमिरी से खबर है, जहां जल्द बाघिन के शावकों को किलकारी गूंजने की संभावना जताई जा रही है। 4 दिनों से बाघिन ने यहां डेरा जमाया हुआ है और चिरमिरी के घरे जंगल में बाघिन ने डेरा जमाया हुआ है। वन विभाग की स्पेशल टीम लगातार निगरानी कर रही है। बाघिन की सुरक्षा के लिए इलाके में वन विभाग सर्चिंग कर रही है। तो जल्द ही एक किलकारी गूंजेगी और हो सकता है कि 1 या 2 दिन में ही जो बाघिन है वो शावकों को जन्म दे दे। और चिरमिरी में ये तस्वीर सामने आई है। खबर बलौदा बाजार से है, जहां पर सीमेंट प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। वाहन चालक गाड़ी की चपेट में आ गया। हादसे में वाहन चालक की मौत हो गई। वाहन चालक संघ ने शव को गेट के सामने रखकर प्रदर्शन किया है। मृतक के परिवार को मुआवजा और कंपनी में नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। बड़ी जानकारी बलौदा बाजार से आपको दे रहे हैं, जहां पर सीमेंट प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। वाहन चालक गाड़ी की चपेट में आ गया। हादसे में वाहन चालक की मौत हो गई। वाहन चालक संघ ने शव को गेट के सामने रखकर प्रदर्शन किया। मृतक के परिवार को मुआवजा और कंपनी में नौकरी देने की मांग की जा रही है। रायपुर महापौर के लिए कांग्रेस में अभी से खींचतान के संकेत मिलने लगे हैं। महापौर के लिए आरक्षण से पहले ही कांग्रेस में दावेदार सामने आने लगे हैं। वर्तमान महापौर एजाज ढेबर के साथ ही पूर्व मेयर प्रमोद दुबे और एमआईसी सदस्य श्री कुमार मेनन ने ताल ठोकने की बात कही। तीनों ने दावा किया कि वे मजबूत दावेदार हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस में मेयर की दावेदारी के लिए खींचतान सियासी संदेश भी दे रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर मैं तो इस शहर में 3 बार पार्षद रहा, सभापति रहा, महापौर इलेक्टेड महापौर रहा, सर्वाधिक मतों से जीतने वाले महापौरों में से था और हमने यहाँ रायपुर शहर में काम किया। उन कामों को जनता आज भी अपने आंखों से देख करके स्वाभाविक तौर पर मैं तो दावेदार हूँ और पार्टी अवसर देगी तो जरूर चुनाव लड़ेंगे, दम से लड़ेंगे। हाँ 100% कसौटी में जरूर उतरेंगे, ऐसा विश्वास है। देखिए बहुत जल्दी ये बोलना, जब तक सामान्य ना हो ये बोलना बहुत जल्दीबाजी होगी कि मेरी भी दावेदारी रहेगी, लेकिन ये पार्टी के आदेश के ऊपर रहेगा। पार्टी जैसा चाहेगी, जिसको चाहेगी उसको हम लोग मदद करेंगे। निश्चित रूप से पार्टी को अगर लगेगा कि मैं इस लायक हूँ तो पूरी लड़ाई को दमदारी के साथ लड़ेंगे। संगठन डिसाइड करेगा। संगठन अगर मुझे बोलेगा तो मैं भी चुनाव लड़ लूंगा और सबसे बड़ा स्वाभाविक है, अभी वर्तमान में महापौर हूं तो फिर महापौर की टिकट मांगूंगा कि नहीं मांगूंगा। अब पहली बात इस बात की उनको जानकारी होना चाहिए कि सब चीज के लिए आरक्षण निकलता है। आरक्षण अगर सामान्य निकलेगा तो स्वाभाविक है दावेदारी प्रस्तुत रहे, दावेदारी हमारी रहेगी, दावेदारी करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे रायपुर पहुंचेंगे, जहां साइंस कॉलेज में आयोजित जनादेश पर्व कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रायपुर के बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे, जहां बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे और रात में रायपुर से दिल्ली लौट जाएंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त तैयारी में हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कई सारी बैठकें तो लेंगे ही, साथ ही साथ साइंस कॉलेज मैदान में हो रहे कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जनादेश पर्व
कार्यक्रम में शामिल होंगे और शाम 7:55 पर रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ दौरा है और इस दौरान कई सारी बैठकें और जो मुख्य कार्यक्रम है साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित हो रहा है। रायपुर में साइंस कॉलेज ग्राउंड में जनादेश पर्व पर बड़ा आयोजन होगा। प्रदेश भर से 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्री और विधायक कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनता के सामने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। के 1 साल पूरा होने पर आज जनादेश पर्व का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर साइंस कॉलेज मैदान में भव्य आयोजन किया गया है। उसके लिए मंच पूरी तरीके से सजकर तैयार है। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, यहाँ पर अतिथियों के स्वागत के लिए मंच तैयार है। मुख्य अतिथि के तौर पर जेपी नड्डा यहाँ पर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल और विधायकों के साथ शामिल होंगे। इसके साथ ही जो है भव्य डोम तैयार किया गया है, जहाँ पर 50,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था है। पूरे प्रदेश भर से लोग आएंगे और मुख्यमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, 1 साल में जो काम किए हैं वो बताएंगे और 4 साल के अपने विजन को भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साझा करेंगे। जो जनादेश मिला था आज ही के दिन, पिछले वर्ष बड़ी जीत भाजपा को मिली थी और सरकार में आए, फिर एक एक करके जो वादे पूरे किए वो लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित करके जनता को बताएंगे। इसके लिए बड़ा आयोजन जो है वो आज तैयार कर लिया गया है। संगठन के तमाम लोग, भाजपा के पदाधिकारी मौजूद होंगे। इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। बिलासपुर में